दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसलिए दिल्ली में बात हो रही है उन तमाम मुद्दों की, उन वायदों की जो दिल्ली विधानसभा में वोटरों को अपनी तरफ खींचेंगे। जाहिर तौर पर यह चुनाव बेहद खास है आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी दोनों के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि उसको अपने तीसरे टर्म के लिए एक बार फिर से जनता के सामने जाना है, वायदों का पिटारा लेकर और अपने काम के आधार पर। जबकि बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है तो बीजेपी को लग रहा है कि वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है और इसलिए उसके ऊपर हमले कर मुद्दे गिनाकर, उसकी नाकामी गिनाकर ये चुनाव बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाहती है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव जिताने के बाद विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को जीत दिलवाने की। सचदेवा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली को पैसा नहीं मिलता है और इसलिए उनकी योजनाएं अटक जाती हैं और केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आपने जो वायदों का पिटारा खोला है, महिलाओं के लिए योजना 2400 रुपये देने की, बिजली मुफ्त देने की, पानी मुफ्त देने की, बस सेवा फ्री करने की, बच्चों को स्कूल से लेकर पीजी तक की एजुकेशन फ्री करने की, तो इतना पैसा खर्च जो होगा वो आएगा कहाँ से? दो चीज़ें जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। कोई एक स्कीम बता दे अरविंद केजरीवाल जिसमें केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया हो। मेट्रो का विस्तार हमने दिल्ली में किया। रिठाला कुंडली का प्रोजेक्ट जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अनुमति देने में और पैसे देने में आनाकानी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मीठापुर वाला जो एरिया था, 1 साल तक रुका रहा कि दिल्ली सरकार अनुमति नहीं दे रही थी पेड़ काटने की और अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करा रही थी। केंद्र सरकार ने खुद किया। प्रगति मैदान टनल जिसमें 20% का शेयर अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना था, नहीं दिया, हमने खुद देके उसको पूरा किया। रैपिड रेल जिसका शिलान्यास अभी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें भी जब ये पैसा नहीं दे रहे थे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने कुछ पैसे उसमें डाले। केंद्र सरकार के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में चालू होने हैं, उसमें दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं देती और उसके बाद दोषारोपण करती है। ये जो बांसीरा पार्क जिसमें हम टहल रहे हैं, ये किसके पैसे से बना है? दिल्ली सरकार के पैसे से बना है या केंद्र सरकार? 100% केंद्र सरकार के पैसे से बना है। डीडी ने बनाया। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पार्क है। और ये बांसीरा नहीं है, आप इसी तरह चले जाइए यमुना घाट पे, वासुदेव यमुना घाट देखिए, ये सब डीडीए और केंद्र सरकार की देन है। दिल्ली सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं लगा हुआ। दूसरा मैं कहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में देखें तो अभीम योजना 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने ऐसे रखे हुए दिल्ली सरकार को पिछले 2-3 सालों से कि ले लीजिए। उसमें करना सिर्फ इतना है कि दिल्ली सरकार को जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एक तरह से जीर्णोद्धार करना है, उसमें नई मशीन्स लानी है, नए बेड्स लाने हैं, उसका सौंदर्यीकरण करना है। पैसा ले नहीं रहा अरविंद के? नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार का पैसा है। आयुष्मान योजना क्या है? हिंदुस्तान के 34 राज्यों में चल रही है। 51 लाख लोगों को पिछले 8 साल से 5 लाख रुपए सालाना इलाज फ्री मिल सकता था। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के अहंकार, जिद के कारण वो लोग वंचित हैं। क्या दिक्कत है जी? अगर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो पैसा देना चाहती है, अरविंद केजरीवाल उसको नहीं लेकर दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात और धोखा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान की सरकार होती है, उसका काम है सबको विकास के रास्ते पे ले जाना। जब यही आयुष्मान योजना पंजाब में 3 साल से चल रही है, वहाँ अरविंद केजरीवाल वापस क्यों नहीं कर देते? दिल्ली में क्या दिक्कत है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, वो चाहते नहीं कि प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़े, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। अरे भाई, आप राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, होते रहेंगे, लेकिन जिन योजनाओं से दिल्ली की जनता का भला होता है उसमें राजनीति करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की एक तरह से मान के चलिए दिल्ली के साथ धोखाधड़ी है। लेकिन विकास योजनाओं की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने 500 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बनाए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दिए, लोगों को इलाज कराने के लिए अब बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों का विस्तार कर दिया, नए फ्लाईओवर्स बना दिए। तो काम तो उन्होंने भी किया है, आप तो केवल नाकामी गिनाते रहते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। पहले भी कहा मैंने, आए 1 to 1 बात करें। 500 स्कूल कह रहे हैं ना, वो स्कूल गिनना शुरू करवा दें, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं छोड़ दूंगा।
उन्होंने कहा मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, एक नया कॉलेज दिखा दें, नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जानवरों के अस्तबल जैसे हैं। 6-6 महीने से डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ है उसको तनख्वाह नहीं मिली है। 65,000 नकली टेस्ट पकड़ गए, सीबीआई जांच चल रही है। सिर्फ फर्जी टेस्ट की पर्चियाँ बनती हैं। एक आदमी के शरीर में जितनी बीमारियाँ नहीं होती उतने टेस्ट कर दिए जाते हैं, 18,000 टेस्ट। और मोबाइल नंबर लिखा है 0। सारा पैसा उठा के अपनी जेब में डालना। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने अगर कोई काम शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया है, तो सिर्फ एक काम किया है, वो किया है भ्रष्टाचार, लूट, कि कैसे अपनी जेबें भरनी है। विकास के मुद्दे चुनाव में पीछे क्यों छूट जाते हैं? कभी हिंदू मुसलमान होने लगता है, कभी किसी की जुबान फिसल जाती है, कोई सड़कों को महिलाओं की गाल की तरह बनाने लगता है, कभी कहा जाता है, आपने कहा कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो हिंदू हैं, वो तो मंदिर जाते रहे हैं, हर शुभ काम की शुरुआत मंदिर से करते रहे हैं। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं वो मंदिर जाते हैं। पूरे 5 साल बताइए, और जिन मुद्दों की आप बात करें हिंदू मुस्लिम की, वो किसने करना शुरू किया? शाहीन बाग के पीछे कौन था? अरविंद केजरीवाल थे। उत्तर पूर्वी के दंगे, उनके पार्षद ताहिर हुसैन आज जो जेल में हैं, आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं, वो आज जेल में है। उसके पीछे कौन था? आम आदमी पार्टी थी। और आज भी दिल्ली में जो भय का वातावरण बना रहे हैं, ये हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो वो हो जाएगा, क्यों बना रहे हैं? क्यों? उनको पता है कि जब तक मैं ऐसा भय का वातावरण नहीं बनाऊंगा तो एक वर्ग विशेष का वोट मेरे पीछे आके खड़ा नहीं होगा। तो उस वर्ग विशेष के वोट को लुभाने के लिए फिर कई बार उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा पक्का हो ही गया, चलो अब कुछ हिंदुओं की बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने उस दिन श्री रामायण कथा के बारे में जो शब्द कहे हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने अनजाने में कहे हैं? जानबूझकर हिंदू और सनातन का मजाक उड़ाना, ये एक परिपाटी बन गई अरविंद केजरीवाल और इस देश में। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल को। धार्मिक ग्रंथ सभी बड़े पूजनीय है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, कुरान हो। एक शब्द जरा कुरान के बारे में बोल के दिखा दे अरविंद केजरीवाल, एक आयत जरा पढ़ के सुना दें, गलत, घर से निकलना बंद हो जाएगा इनका। लेकिन हिंदू क्योंकि उदार है, जो मर्जी बोलो उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पंजाब की गाड़ियां अगर दिल्ली में प्रचार कर रही हैं, उस पर आपके कैंडिडेट को आपत्ति है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि पंजाबियों की गाड़ी घूम रही है, पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, देश की सुरक्षा को खतरा है। किसी स्टेट की गाड़ी अगर घूम रही तो सुरक्षा को खतरा कैसे हो जाए? मैं आपको बताता हूँ जी, प्रवेश वर्मा का ने जो स्पष्ट रूप से कहा है, अरविंद केजरीवाल अपनी भाषा में उसको दूसरे ढंग से कहते हैं। नई दिल्ली विधानसभा में अगर पंजाब सरकार के मंत्री, विधायक और पंजाब सरकार के पाले हुए गुंडे बस्ती क्लस्टर्स में जाके लोगों को धमकाते हैं, शराब बांटते हैं, पैसे देते हैं, तो चुनाव आयोग का काम नहीं है उनको रोकना। और अगर प्रवेश कह रहे हैं जो हमारे उम्मीदवार है, तो क्या गलत कह रहे हैं? ऋषि कह रही हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सचदेवा चुनाव से भाग गए, लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव से भाग गए, तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप तो चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, इसलिए आप चुनाव लड़ने से भाग गए। आतिशी मार लेना को, असल में इनके यहाँ संगठन नाम की चीज़ तो है नहीं। इनके यहाँ तो एक तरह से एक सल्तनत चलती है जिसमें एक मुगलिया शासक बैठा है, वो जो आदेश देगा, बाकी सब बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को तो दायित्व दिया जाता है वो उसको निर्वाह करता है। वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरी जिम्मेदारी थी 7 लोकसभा सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करें और जीतें। दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नाम से, काम से हम जीते। अब मेरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर 70 कमल के फूल खिलाना और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना। तो मैं अपना काम अपनी इच्छा से, निर्वाह से, बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब आतिशी मार लेने को क्या तकलीफ है? क्योंकि उनके पास इस तरह के विजन के लोग ही नहीं है। उनको तो इतना पता है कि हमें जी हजूर करना है सुल्तान के आगे, और वो जो कहेगा उसकी बात माननी है। लेकिन ये एक बात बताइए कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं संगठन ने जो जिम्मेदारी 70 इलाकों में फूल खिलाना है, प्रवेश वर्मा अपनी सीट छोड़ के क्यों नई दिल्ली आके लड़ गए? अब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी रणनीति के तहत काम करती है और हम अपने प्रतिद्वंदी को एक जगह बांधने का काम करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है जी? अच्छा, अरविंद केजरीवाल को बांध दिया है। आप बताइए ना, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के अलावा कहीं बात कर रहे हैं? वोटों की बात करते हैं तो नई दिल्ली की, पंजाबी की बात करते हैं तो नई दिल्ली की, या किसी और विषय की बात करेंगे तो नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अलावा जितना नाम उन्होंने इस बार नई दिल्ली विधानसभा का लिया, इतना तो मुझे लगता है 10 सालों में नई दिल्ली गए नहीं होंगे ये लोग। अरविंद केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दिया, पूर्वांचलियों के साथ अन्याय किया और आपके कार्यकर्ताओं ने भी पूर्वांचलियों का अपमान किया। देखिए, पूर्वांचली हो या दिल्ली में केरल, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, ये सब, दिल्ली एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारे फूल खिलते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि हमें वो किसी वर्ग विशेष की राजनीति करनी है, तो उसका नाम लीजिए। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा नेता दिल्ली में कौन है?
मनोज तिवारी 3 बार से पार्टी ने सांसद बनाया। मेयर हमने बनाया पूर्वांचली, हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया नगर निगम में भी, और अभी भी हमारे लगभग 6 साथी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को अगर वर्ग विशेष से जोड़ना है तो मैं ऐसी जातियां बता सकता हूं जिनको हमने टिकट दिया, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी सीटों का समीकरण देखें और उनको चुनाव लड़वाएं। इनको ज़्यादा चिंता है तो मुख्यमंत्री किसी पूर्वांचली को बना देते ना, क्यों नहीं बना दिया इन्होंने? बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान मैंने बता दिया, इन सब में हमने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था। आप तो पूरा देश कवर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति, अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ती है। कौन मुख्यमंत्री होगा वो चुनाव के रिजल्ट के बाद तय करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। एक जगह आप लोगों ने चेहरे दिए भी, और यहीं दिल्ली में 2013 में आपने किरण बेदी को चेहरा बनाया। तो अब अगर मैंने जो नाम गिनवाए ये आपको रिसेंट पिछले 2-3 साल के गिनवाए हैं, इसमें कहीं भी चेहरा नहीं दिया, तो अपनी एक रणनीति के हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई सबसे चेहरा बड़ा है, मुझे ध्यान आता है आपने वो देखी होगी दीवार पिक्चर, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, तो उसमें एक ही जवाब आता है कि मेरे पास माँ है। तो हमारे पास मोदी है, उससे बड़ा चेहरा पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन हो? दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो कमल का फूल होगा, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसको तय करेगा। अच्छा, आपने वायदा किया कि पहली कैबिनेट में आयुष्मान कार्ड को जारी कर देंगे, पहली कैबिनेट में और भी आपका डिसीजन लेने वाले हैं। तो पहली कैबिनेट की बैठक के वायदे तो अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे किए थे, लोकपाल से लेकर और पता नहीं क्या क्या, वो तो अभी तक नहीं पूरे हुए। जो वायदे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, उन पर क्या आपको लगता है कि बंधनकारी कानून बनना चाहिए कि जो आप घोषणाएं कर रही हैं उनको आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करना होगा? ये डिपेंड करता है कि वादे कर कौन रहा है। 2014 लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, 99.9% पूरे करके दिखाए हैं। 2019 में जो वादे किए गए वो भी 85% पूरे हो चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। और जिन घोषणाओं की हम बात करें, आयुष्मान योजना 34 राज्यों में चल रही है। दिल्ली में सरकार बनेगी, ये 35वां राज्य होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमने करके दिखाया। और अगर हम महिला समृद्धि की बात करें, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र लाडकी बहन योजना, छत्तीसगढ़ मातहरी योजना, उड़ीसा सुभद्रा योजना, हरियाणा लाडो योजना, ये योजना वहाँ हमने करके दिखाई है, लगातार चल रही है। और इसलिए जहाँ मोदी का नाम है वहाँ गारंटी है, और गारंटी का मतलब ये है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। इसलिए दिल्ली की जनता को भी ये पता है कि अगर मोदी ने कहा है रोहिणी की जनसभा में कि जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी, और ये घोषणाएं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, हर गरीब की छत पक्की होगी, तो फिर ये मान के चलिए ये 100% होना ही है। आप भी तो नहीं काम करने देते ना। अरविंद केजरीवाल तो रोज बताते हैं कि देखिए इस मुद्दे पे काम नहीं करने दिया, मेट्रो फ्री करवाना चाहते थे, आप लोगों ने रोक लगवा दी। आप तमाम ग्रंथियों को, पुजारियों को तनख्वाह देना चाहते हैं, आप लोगों ने खिलाफत कर दी। जिस समय ये घोषणा कर रहे थे इनकी सरकार थी, तब तो आचार संहिता नहीं लगी थी, कैबिनेट बुला के निर्णय करते दे देते, है नहीं इनके पास कुछ। 1993 से दिल्ली में सरकार मदन लाल खुराना के नेतृत्व से बनी, ये पहला सरकार है ऐसी जो रेवेन्यू डेफिसिट में गई है। क्यों? क्योंकि पैसा है ही नहीं, पैसा तो चोरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ, जब पैसा नहीं है तो आप लोगों ने जो इतने वायदे किए हैं वो कैसे पूरे करें? मैं बताता हूँ, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, हमको सिर्फ लीकेज रोकनी है, हमको सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना है। अगर शराब घोटाले में खुद CAG की रिपोर्ट कह रही है 2026 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो 2026 करोड़ रुपये कहाँ गया बताए अरविंद केजरीवाल? शीश महल 100-150 करोड़ का घोटाला है, कहाँ से आया वो पैसा? जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे लोन पे ले आएंगे, कहाँ गया वो पैसा? ये जो लीकेज है ना, अगर ये लीकेज ही रुक जाएगा ना तो दिल्ली विश्व की नहीं, मतलब विकसित भारत की विकसित राजधानी बन सकती है दिल्ली। लेकिन सारे आप घोटाले गिना रहे हैं, इनकी फिर से जांच करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को फिर जेल भेजें? आपसे कहा, हमने उस दिन कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और डंके की चोट पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन सब घोटालों के लिए SIT बनेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं तो और दूसरी बात कहता हूँ, अगर 8 तारीख का इंतजार नहीं करना, और आज आप भी मतलब अभी 2 दिन में अगर रिजल्ट चाहते हैं दिल्ली में चुनाव का, 14 CAG रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे में गैरत है, लाओ सार्वजनिक पटल पर रखते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, लोग वोट देते हैं।
ये 14 सीएजी सार्वजनिक पटल पे कहाँ बहस कर? मैं कह रहा हूँ आप कहीं कहीं रख रहे हैं, जगह वो तय करे, समय वो तय करे, रिपोर्ट। आप अपनी तरफ से जगह बता दीजिए उनसे। अरे मैं मासेरा में ही आ जाएं, यहीं आ जाएं, जहाँ पब्लिक इंडिया के मतलब कर्तव्य पथ पे आ जाए, जहाँ उनका मन करे। वो 14 रिपोर्ट सार्वजनिक रख दें, जो भी विश्लेषक हैं, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, उसकी समीक्षा कर आपकी रहे हैं। तरफ से बहस कौन करेगा? अरे मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही कर लूंगा भाई साहब। तो बानसेरा और कर्तव्य पथ 2 वेन्यू आप लोगों ने तय कर दिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आ जाएं। 14 सीएजी रिपोर्ट जो विधानसभा पटल पर रखनी थी, इन्होंने नहीं रखी, जानबूझ के नहीं रखी। वो सार्वजनिक कर दें और जनता को मौका दे दें कि भाई मैं ईमानदार हूँ, इस रिपोर्ट को पढ़ लो, मुझे वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल समेत जैसे अमेरिका में और जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, आप कह रहे हैं कि बानसेरा या कर्तव्य पथ पर अरविंद केजरीवाल आपके साथ डिबेट कर। मैं चुनौती दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, लेकिन 14 सीएजी रिपोर्ट साथ लेकर आ जाएं। वो दिखा दें एक बार जनता को उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। सीएजी तो शासन संस्था है ना, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दें, पढ़ ले, दिल्ली की जनता पढ़ ले, उसके बाद वोटिंग करा लें। जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल समेत इनके सारे नेता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सीएजी इस रिपोर्ट में इतने घोटाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है कि बानसेरा या कर्तव्य पथ पर आ जाएं, 14 सीएजी रिपोर्ट लेके अरविंद केजरीवाल, और उस पर डिबेट कर लें। अगर डिबेट के बाद जो वोटिंग होगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल को वीरेंद्र सचदेवा ने दी है कि इन दोनों मसलों पर डिबेट करने के लिए बानसेरा का ये गार्डन और कर्तव्य पथ पर वो आने को तैयार हैं। अब गेंद जो है वो अरविंद केजरीवाल के पाले में है।